हम सब जानते हैं जिसने लाइफ को खुलकर जिया उसे मकाम भी मिले और खुशियां भी, और जो सोचता रह गया वो बस सोचता ही रह गया। हो सकता है आपने किसी मंजिल के लिए सफ़र शुरू किया हो और बीच राह में मुश्किलात की वजह से आप वापस लौटने का सोच रहे हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वापस लौटने से पहले एक ऐसी सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुने जो आपको ये बताएगी जब मंजिल का सफ़र शुरू कर ही दिया है तो वापस लौटने की क्या ज़रूरत। ये सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे ब्रांड की जो बिल्कुल अपना सा लगता है। भले हम इसे पाँव में पहनते हैं लेकिन ये हमारे दिलों पर राज करता है। आप समझ तो गए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के जाने माने ब्रांड बाटा की, जिसकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब जूते का मतलब ही बाटा हुआ करता था। लेकिन बाटा का यह सफर इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत एक मोची के घर से हुई थी। मेहनत, लगन और अच्छी सोच के दम पर टॉमस बाटा ने इसे दुनिया पर राज करने वाला फुटवियर ब्रांड बना दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1894 से, जब चेकोस्लोवाकिया के शहर ज़िलिन में टॉमस ने अपने बहन एना और भाई एंटोनेन के साथ मिलकर एक कंपनी एस्टेब्लिश की और शुरू में उन्होंने 10 एम्प्लॉयज़ हायर किए। हालांकि टॉमस के लिए यह काम नया बिल्कुल भी नहीं था। उनके आबाओ अजदाद मोची का काम करते थे, लेकिन अपने इस हुनर को बड़े पैमाने पर आजमाने का रिस्क सिर्फ टॉमस ने ही लिया। हर काम की शुरुआत अपने साथ मुश्किलात लेकर आती है। इसी तरह बाटा फैमिली के साथ भी हुआ। जब कंपनी एस्टेब्लिश करने के दूसरे ही साल उनको पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। कर्ज में डूबे टॉमस ने लेदर की बजाय कैनवस शूज बनाने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने एक नए आइडिया को जन्म दिया। कैनवस सस्ता होने की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ और उससे कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़ी। 1904 में टॉमस अमेरिका गए और यह सीख कर आए कि बहुत से जूतों को एक साथ किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और इस तरह उन्होंने उन टेक्निक्स को अपनाते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा ली। इसके बाद उन्होंने ऑफिशियल लोगों के लिए बाटोवकी नाम का एक जूता मुतारिफ कराया, जो सिंप्लिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट और प्राइस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। लेकिन अब टॉमस के भाई की डेथ हो गई और बहन एना शादी करके चली गई। टॉमस बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन टॉमस अकेले चलते रहने का इरादा रखने वालों में से एक थे। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को बिजनेस में शामिल कर लिया। 1912 तक इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो क्वालिटी और कंफर्ट की वजह से पहचाने जाने वाले इस कंपनी को फौज के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। 1918 तक इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बाटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की तादाद 10 गुना बढ़ा दी और मुख्तलिफ शहरों में अपने आउटलेट्स भी ओपन कर लिए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और रिसेशन का दौर आया तो वो अपने साथ मुश्किलात लेकर आया, और वो मुश्किलात बाटा फैमिली के साथ भी पेश आईं। लेकिन टॉमस ने हमेशा की तरह इन प्रॉब्लम्स को भी बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। उन्होंने एक बहुत रिस्की फैसला लिया। उन्होंने किया कुछ यूं कि बाटा शूज की प्राइस आधी कर दी, और उनके इस फैसले में उनके एम्प्लॉयज ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 40% तनख्वाह में कटौती के लिए राजी हो गए। बिजनेस हमेशा टीम वर्क पे बेस करता है। टॉमस के रिस्की फैसले और टीम वर्क ने कमाल कर दिखाया। जब दूसरी कंपनीज बंद होने की नहज पर थीं, बाटा कंपनी को सस्ते और मेयारी शूज़ बनाने के बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। बस यही मौका था जब टॉमस ने और उसकी कंपनी बाटा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बाटा इस वक्त दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक में 5200 आउटलेट्स के साथ अपनी पहचान बना चुका है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड में वाक़ है। इस कंपनी को बनाने वाले टॉमस 1932 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे उम्मीद है इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी मंजिल को बीच राह में ख़त्म करने का इरादा भी तर्क कर चुके होंगे। सच कहते हैं, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वही मंजिल पाते हैं।